161.3 किलोमीटर प्रति घंटा क्रिकेट के इतिहास की वो सबसे तेज गेंद जिसने एक पाकिस्तानी गेंदबाज को रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। रफ्तार का एक ऐसा तूफान जिसे दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रफ्तार पर पूरी दुनिया ताली बजा रही थी, उसी रफ्तार के ठीक पीछे बंद कमरों में एक ऐसा डार्क सीक्रेट छिपा था जो आज के दौर में सामने आता तो शायद उस क्रिकेटर का पूरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक ऐसा सच जिसने 20 साल पहले पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ श्रेयोशी। अक्टूबर 2006 की बात है जब इंडिया में आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का मंच सज चुका था। पाकिस्तान की टीम जयपुर में थी और मैच शुरू होने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा था। लेकिन अचानक आधी रात को एक फैसला होता है। पाकिस्तान के दो सबसे बड़े सुपरस्टार शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत जयपुर से सीधे फ्लाइट में बिठाकर वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया जाता है। पूरी दुनिया के सामने शोएब अख्तर चिल्लाते रहे कि वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, वो तो बस एक हकीम की दवा खा रहे थे। लेकिन क्या वाकई सच सिर्फ एक हकीम की दवा तक महदूद था या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था? इस राज पर से पर्दा एक बार फिर उठा है और इस बार ये दावा किसी क्रिकेटर ने नहीं बल्कि भारत के होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आरवीएस मणि ने किया है। उनका सीधा आरोप है कि ये खिलाड़ी भारत में क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि ड्रग्स की स्मगलिंग करने आते थे। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2006 के एंड से, जब पाकिस्तान टीम के तत्कालीन इंग्लिश कोच थे बॉब वुलमर। वुलमर एक बेहद प्रोफेशनल और कड़े मिजाज के कोच थे। उनके कहने पर पीसीबी ने पहली बार अपने खिलाड़ियों का एक इंटरनल डोप टेस्ट कराया। कुल 19 खिलाड़ियों के यूरिन सैंपल्स लिए गए और उन्हें गुपचुप तरीके से मलेशिया के वाडा की लैब में भेज दिया गया। पीसीबी को लगा था कि सब नॉर्मल आएगा, लेकिन जब 16 अक्टूबर को मलेशिया की रिपोर्ट आई तो पीसीबी के होश उड़ गए। शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के सैंपल में नेडरोन नाम का एक बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित एनाबॉलिक स्टेरॉइड पाया गया। ये वो ड्रग है जो एथलीट्स अपनी मसल्स को रातों रात रिकवर करने और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए गैरकानूनी तरीके से लेते हैं। अब पीसीबी के सामने सबसे बड़ा क्राइसिस था इमेज का। अगर आईसीसी खुद ये टेस्ट कर लेती तो पाकिस्तान क्रिकेट पर हमेशा के लिए बैन लग सकता था। इसलिए बिना एक पल गवाए जयपुर के होटल से दोनों खिलाड़ियों का बोरिया बिस्तर समेटवाया गया और उन्हें चुपचाप डिपोर्ट कर दिया गया। पीसीबी के चेयरमैन नासिम अशरफ ने मीडिया के सामने आकर सिर्फ इतना कहा कि हमारे खिलाड़ी फेल हो गए हैं और हमें उन्हें वापस बुला रहे हैं। जैसे ही शोएब पाकिस्तान पहुंचे, चारों तरफ उन पर थू थू होने लगी। लेकिन शोएब अख्तर चुप रहने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस दौर की एक पॉपुलर स्पोर्ट्स वेबसाइट bigstarcricket.com पर अपनी एक पर्सनल डायरी पब्लिश कर दी। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी बेगुनाही की कसम खाता हूँ, मैंने जानबूझकर कोई परफॉर्मेंस एनहाइजिंग ड्रग नहीं लिया है। मैंने अपने साथियों या अपने फैंस को कभी धोखा नहीं दिया। मुझे अपनी बॉलिंग बेहतर करने के लिए किसी ड्रग की जरूरत नहीं है। शोएब ने अपनी डायरी में यह भी हिंट दिया कि पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने खुद उन्हें इस मामले पर ज्यादा ना बोलने की हिदायत दी थी। क्यों? ताकि पाकिस्तान का नाम खराब ना हो। लेकिन साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। पीसीबी ने इस केस की जांच के लिए 3 मेंबर का एक हाई लेवल डोपिंग ट्रिब्यूनल बनाया है। इसके हेड थे शाहिद हामिद और साथ ही थे पूर्व कप्तान इख्ताफ आलम। जब ट्रिब्यूनल के सामने शोएब की पेशी हुई तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब थ्योरी सामने रखी। उन्होंने कहा कि साहब, मैं कोई स्टेरॉइड नहीं ले रहा था, मैं तो बस एक हाई प्रोटीन डाइट ले रहा था जिसमें बीफ और चिकन शामिल था। और हाँ, मेरी चोट को ठीक करने के लिए लाहौर के एक हकीम ने मुझे कुछ हर्बल दवाइयाँ दी थी, शायद उसी हकीम की दवा में कुछ गड़बड़ी हो। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चलो ठीक है शोएब भाई, आपकी बात मान लेते हैं, आप अपना 20 सैंपल दोबारा टेस्ट करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर शोएब और आसिफ का झूठ पकड़ा गया। दोनों ने दोबारा टेस्ट कराने के ऑफर को साफ ठुकरा दिया। इसका मतलब वो जानते थे कि टेस्ट दोबारा हुआ तो सच और बुरी तरह से सामने आ जाएगा। नतीजा ये हुआ कि 1 नवंबर 2006 को शोएब पर 2 साल और आसिफ पर 1 साल का ऑफिशियल बैन लगा दिया गया। अब इस कहानी में एंट्री होती है उस सबसे खौफनाक मोड़ की जो इस डोपिंग स्कैंडल को एक मर्डर मिस्ट्री में बदल देता है।
इस घटना के ठीक 6 महीने बाद मार्च 2007 में वेस्ट इंडीज में आईसीसी वर्ल्ड कप चल रहा था। पाकिस्तान की टीम आयरलैंड जैसी एक बहुत छोटी टीम से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इस शर्मनाक हार के ठीक अगले दिन यानी कि 18 मार्च 2007 को पाकिस्तान के कोच बॉब वुलमर अपने होटल के कमरे में रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए। अब कड़ियों को जोड़िए, ये वही बॉब वुलमर थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में पहली बार डोप टेस्ट की शुरुआत कराई थी। भारत के पूर्व गृह मंत्रालय अधिकारी आरबीएस मणि ने अपने हालिया पॉडकास्ट में इसी थ्योरी में पूरी दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। उनका कहना था कि बॉब वुलमर पाकिस्तानी टीम के अंदर चल रहे इस ड्रग ट्रैफिकिंग और डोपिंग सिंडिकेट का बड़ा विरोध कर रहे थे। वो इसके गंदे खेल को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले थे और शायद इसी वजह से उनकी जान ले ली गई। हालांकि जमैका पुलिस ने बाद में इस केस को बंद कर दिया, लेकिन ये मिस्ट्री आज भी क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा राज है। आज यानी कि अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो शोएब अख्तर आज एक लेजेंड के तौर पर दुनिया भर के टीवी चैनल्स और यूट्यूब पर क्रिकेट एक्सपर्ट बने हुए हैं, लेकिन आरबीएस मणि के इस नए और सनसनीखेज बयान के 20 साल पुराने इस जिन को दोबारा बोतल से बाहर निकाल दिया है। खेल की दुनिया में आज एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या रफ्तार के उस सौदागर ने सचमुच एक हकीम की दवा के पीछे कोई बहुत बड़ा गुनाह छिपाया था। तो ये थी रावलपिंडी एक्सप्रेस के उस कथित हकीम की दवा और इंटरनेशनल डोप स्कैंडल की पूरी इनसाइड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जहां मैदान पर दिखने वाले रिकॉर्ड्स के पीछे प्रतिबंधित ड्रग्स की एक काली हरकत छिपी थी। शोएब अख्तर ने बैन भी झेला, वापसी भी की और आज वो एक आइकॉन है। लेकिन इतिहास के पन्नों पर लगा ये दाग आज भी उतारना उतना ही मुश्किल है। और इसी मोड़ पर एक ऐसा सवाल जो पूरे मामले को जोड़ता है कि क्या आपको भी लगता है कि साल 2007 में कोच बॉब वुलमर की वो मौत महज एक इत्तेफाक थी, या फिर ड्रग फिक्सिंग और स्टेरॉइड के इस नेक्सस को छुपाने के लिए एक सच्चे कोच की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं।